ओके गाइस, स्टार्ट करता है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आरटीपी में 19 का मटेरियल कॉस्टिंग से कनेक्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हम रीड करते हैं तो देखो क्या लिखा गया है। ए लिमिटेड प्रोड्यूसर्स जस्ट अ सेकंड, किधर गया ये क्वेश्चन, हियर वी गो। ओके, तो लिखा गया है ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट EXE यूजिंग रॉ मटेरियल D। तो कुछ चीज़ों से आपको रूबरू होना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। क्या आपको समझना है? तो समझो यहाँ पे है मशीनरी। यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज़ योर मशीनरी, क्या चीज़ मशीन में जाएगा और क्या मशीन से बाहर आएगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग विच गोज़ इनसाइड द मशीनरी इज़ नोन एज योर रॉ मटीरियल विच इज़ इनपुट, और जो बाहर आएगा वो होता है फिनिश गुड्स, जो आपका आउटपुट होता है। ये चीज़ आपको समझना है। अब अगर मैं इसके आगे पढ़ूँ तो यू विल अंडरस्टैंड कि किसके बारे में क्या लिखा गया है। ओके, तो अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट EXE। तो ये मेरा प्रोडक्ट है EXE, फिनिश गुड्स है। और ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल का नाम क्या है? रॉ मटेरियल DEE। तो ये आपको चीज़ क्लियर होना चाहिए। डी बनाने के लिए डी लगेगा रॉ मटेरियल, तब EXE बनेगा। आगे, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ EXE 2 kgs ऑफ D इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, अगर आपको इसका यूनिट बनाना है, देखो फिनिश गुड्स यूनिट में है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो केजी है। जैसे एक प्लास्टिक का चेयर हो गया, वो एक यूनिट है, उसको बनाने के लिए 2 kg प्लास्टिक लगता है, 3 kg प्लास्टिक लगता है, दैट इज द रॉ मटेरियल। तो ये एक यूनिट EXE का बनाने के लिए वी रिक्वायर 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। वी रिक्वायर 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। क्या इतना समझ में आता है? यस सर। एज पर द सेल्स फोरकास्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी ने सेल्स फोरकास्ट कंडक्ट किया है। मुझे बताओ मार्केट में क्या बेचा जाएगा? फिनिश गुड्स। तो उसका वो फोरकास्ट है, उससे ये पता चलता है इट विल बी एबल टू सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ EXE इन द कमिंग ईयर। तो आने वाले साल में हम 10,000 यूनिट्स बेच पाएंगे। ओके, तो अब आते हैं डेटा के ऊपर, जो चीज़ें हमें निकालनी है उस चीज़ के ऊपर। ये तो बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि क्या है और क्या नहीं। सो दिस वाज जस्ट वन रफ आइडिया एट माय एंड कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपका फिनिश गुड्स क्या है करके। ओके, तो देखेंगे आगे का पार्ट, देख लेंगे। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो कुछ चीज़ें पूछी गई है एंड में ABCD। ओके, डेटा से ये तो पता चलता है कि ROQ निकालना है, A रिक्वायरमेंट में है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, मिनिमम स्टॉक निकालना है, और उसके बाद आपको कुछ एक कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो 4 रिक्वायरमेंट्स है, चारों के हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, अगर ये चारों के हमें आंसर्स देने हैं तो सबसे पहले एक EOQ निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे का काम इजी हो जाएगा। डेटा पढ़ते टाइम अभी यहाँ पे EOQ हमें निकालना है, मैंने ये बता दिया। उसके बाद अगर आप लिखोगे आगे तो देखो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट। ए का मतलब होता है एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। EOQ निकालने में सबसे पहला ए होता है, तो उसी का मैं वर्किंग बना दूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले मुझे क्या निकालना है? एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट, annual purchase requirement of raw material which is D। एक साल में मुझे कितना D खरीदना है, पहले मुझे ये पता होना चाहिए। फिर A के बाद O आएगा, PC आएगा, परसेंटेजेस आएगा, C आएगा, दैट विल कम, बट फर्स्ट A विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में यही है सबसे डिफिकल्ट निकालना। अगर ये एक बार दिमाग में फिट हो गया तो इट मीन्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, सोल्यूशन इसका जो भी कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुनते जाना। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपको कि आपको 2 यूनिट्स बनाने हैं तो रॉ मटेरियल भी डबल हो जाएगा, तो आपको 4 kgs लगेगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको 10 यूनिट्स बनाने का है तो आपको फिर 20 kgs रॉ मटेरियल लगेगा। इट मीन्स आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा डिपेंड करता है आपको आउटपुट कितना चाहिए। घर पे कितना आपको खाना वगैरह बनाना है तो कितना राइस वगैरह वो कुकर में डालना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कितने लोग खाने वाले हैं। सो कितना आउटपुट चाहिए उस हिसाब से इनपुट डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आउटपुट के ऊपर फोकस करते हैं। आउटपुट बोले तो फिनिश गुड्स। किसके ऊपर फोकस करेंगे? फिनिश गुड्स के ऊपर फोकस करेंगे। समझना, सबसे पहली चीज, एक साल के अंदर कितना हमें फिनिश गुड्स बेचना है
तो 10,000 यूनिट्स, अगर आप क्वेश्चन का सेकेंड लाइन पढ़ते हो, इट विल बी एबल टू सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ EXE इन द कमिंग ईयर करके, दैट इज वन थिंग रिटन। तो हम एक एक करके आंसर्स निकालेंगे। पहले क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स बोले तो EXE जो इस केस के अंदर है। ओके अच्छा, मुझे एक चीज़ पता है और आपको भी पता है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक बेसिक सा फॉर्मेट, अगर ये आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट है तो आपको पता रहेगा डेबिट में क्या आता है। मैं क्वांटिटी की ही बात कर रहा हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, हम फिनिश गुड्स का स्टॉक रखेंगे 2, उसका प्रोडक्शन करेंगे बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, कुछ चीज़ मैं आपको एक बेसिकली समझा देता हूँ जो काफ़ी इजी है, फिर हम इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मैं ऐसा बोलता हूँ, आपके पास 100 या तो चलो 10 पेन का स्टॉक है, 10 पेन आपके बैग में है, मान लो आपने फैक्ट्री में 10 पेन है, आपने 20 पेन बनाया, तो आपके पास कितना पेन होना चाहिए? 30 पेन होना चाहिए। सर 10 पेन ऑलरेडी गोडाउन में था, आपने 20 पेन बनाया, प्रोडक्शन किया, तो 30 पेन होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ उस 30 पेन में से 5 पेन बिक गया है, यू हैव सोल्ड, तो मुझे बताओ क्लोजिंग में कितना बचेगा? ऑब्वियसली सर, आउट ऑफ 30 पेन्स इफ यू आर सेलिंग 5, तो 25 विल बी देयर इन द गोडाउन, राइट? सो दिस इक्वेशन इज देयर। तो ये आपको समझ में आता है। अब ये एक क्वेश्चन की बात करते हैं, अब हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताओ हमें कितना फिनिश गुड्स बेचना है? फिनिश गुड्स मतलब EXE। तो क्वेश्चन के सेकेंड लाइन में ये लिखा हुआ था, इट विल बी एबल टू सेल 10,000 यूनिट्स, वो 10,000 बेच पाएगा। अब हमें क्या ढूंढना है? क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है और फिनिश गुड्स कहाँ पे है? बिकॉज ये यूनिट्स, बिकॉज ये डेटा फिनिश गुड्स का, ये यूनिट्स में दिया रहेगा, केजीज में नहीं। केजीज में रॉ मटेरियल है, प्लीज़ मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस। केजीज में आपका रॉ मटेरियल है और आपका यूनिट्स में जो है वो फिनिश गुड्स है। यूनिट्स में जैसे एक प्लास्टिक का चेयर ये फिनिश गुड्स हो गया, उसके लिए लगने वाला 2 kg वो प्लास्टिक, वो रॉ मटेरियल हो गया, राइट? देखते हैं। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल डी। अच्छा, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रॉ मटेरियल डी, पॉइंट 1 2 3 4 5 इग्नोर कर दो, वो रॉ मटेरियल का डेटा है। क्या मुझे रॉ मटेरियल का डेटा अभी चाहिए? बिल्कुल नहीं, पहले मुझे चाहिए फिनिश गुड्स, वो EXE का डेटा। घबरा मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पे थर्ड वाले पॉइंट में अगर आप पढ़ोगे, थर्ड रोमन नंबर 3, देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kg है, वो kg है। तो सर 1000 kg बोले तो वो रॉ मटेरियल का है, उसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। अभी आगे और पढ़ो, वो 5 पॉइंट्स के बाद, देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट EXE। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 900 यूनिट्स है आपके EXE के, 900 यूनिट्स है, देयर आर 900 यूनिट्स। ओके, फिर आगे लिखा गया है 900 यूनिट्स के बाद, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड इज बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटीज 13.76। ये क्या होता है थोड़ी देर में आएंगे। टू प्लेस द ऑर्डर कंपनी हैज़ टू इनकर 720 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क, इसके ऊपर भी आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द रिलेशन टू रॉ मटेरियल डी। अच्छा, तो कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है किस चीज़ का? क्लोजिंग स्टॉक का। जिस के बारे में कुछ नहीं बोला, वो क्या रहेगा? नील रहेगा। तो आप ही सोचो, अगर आपको 10,000 यूनिट्स बेचने का है, इफ़ यू वांट टू सेल 10,000 यूनिट्स, यू जस्ट थिंक एंड टेल मी, इफ़ यू वांट टू सेल 10,000 यूनिट्स, यू आर ऑलरेडी हैविंग 900 यूनिट्स इन योर गोडाउन, आपके गोडाउन में 900 ऑलरेडी है, तो कितना बनाना पड़ेगा आपको? 5 यूनिट्स बनाने का मान लो, सॉरी यहाँ पे ये इजी रखते हैं, 10,000 अपने को बेचने का है तो 10,000 बनाना पड़ेगा, लेकिन 10,000 बनाने की ज़रूरत नहीं है, 900 इज ऑलरेडी देयर विथ मी, तो कितना बनाना पड़ेगा? बैलेंस पार्ट। So this will be the balancing figure. Just take this 10,000 minus 900 units, that comes to 9,100 units.
तो मुझे ये पता चलता है मेरे फैक्ट्री के अंदर मुझे 9100 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। सर अगर मुझे इतना चेयर्स बनाना पड़ेगा प्लास्टिक का, तो इसको बनाने के लिए क्या लगेगा सर? रॉ मटेरियल लगेगा, राइट। तो बिकॉज रॉ मटेरियल मशीन में जाएगा तभी तो फिनिश गुड्स बनेगा। सर कितना रॉ मटेरियल जाएगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा? सर 2 kg रॉ मटेरियल अगर मशीन में जाएगा तब जाके 1 यूनिट बनेगा। ये अपने पास डेटा है। इफ 2 kg गोज इनसाइड द मशीनरी 1 यूनिट बनेगा। हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं? 9100। तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा? देखो, तो अभी मैं बी पार्ट पे आता हूं, ए बी करके। तो अभी बी पार्ट वेयर आई विल कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम होगा। ओके तो अगेन ये भी इजी है सर। कैसे इजी है? 2 चीज़ों का आपको कंपैरिजन करना है। एक जगह पे रहेगी रॉ मटेरियल और एक जगह पे आपका रहेगा फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल आपका केजीज में है और आपका फिनिश गुड्स यूनिट्स में है। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज बोलूँ तो ये EXE है और ये है आपका DEED। ओके अब मुझे एक रेशियो पता है सर। आपको कौन सा रेशियो पता है सर? मुझे ये पता है, क्वेश्चन में दिया गया था, आप भी पढ़ लो चाहिए तो। अगर मैं लाइन बता दूं तो क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया था आपके पहले ही लाइन के अंदर, 1 यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए आपको 2 kg रॉ मटेरियल लगता है सर। तो वो रेशियो वापस लिख देते हैं। हाँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको 1 यूनिट बनाने का है, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट यू रिक्वायर 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपको 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। अच्छा एक काम कर सकते हो, फर्स्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट और आराम से लिख दो पॉज करके। इतना पार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट वर्किंग वाला। वर्किंग नोट नंबर 1 में ए पार्ट लिख दिया आपने। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके अब इसके बाद बी पार्ट पे आते हैं। ओके देखना, यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर 2 kg रॉ मटेरियल 1 यूनिट बनाने के लिए लगता है, मुझे कितना यूनिट्स बनाने का है? 9100 यूनिट्स अगर मुझे बनाने का है मशीन से, तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल मशीन में जाएगा? रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। सो 9100 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, दैट इज 8200 वॉट केजीज, हाँ नॉट यूनिट्स। तो इतना केजीज ऑफ रॉ मटेरियल आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। सर अगर इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा तो खरीदना कितना पड़ेगा? नाउ रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड, या तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वही सी पार्ट में। नाउ एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट, कितना खरीदना पड़ेगा? एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, 1 साल में कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा? आप बोलोगे सर उतना ही खरीदना पड़ेगा ना जितना कंज्यूम करेगा। मशीन के अंदर 18200 जाएगा, लेकिन अरे एक समझो ना यार, क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आपको फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर पता है। क्या है सर? सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, formula is opening stock of raw material plus purchase of raw material। चलो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ तो समझने में इजी रहेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा अब मैं जो आपको बोलूँगा वो बताओ, क्या आपको ये पता है कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है? हाँ, जितना मुझे इतना आउटपुट बनाने का है, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस 9100 और टू प्रोड्यूस दिस यूनिट्स आई नीड दिस मेनी केजीज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज 18200। और अगर मुझे 18200 का रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है तो खरीदना कितना पड़ेगा? देखो ये एक बेसिक इक्वेशन है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यू गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। ओके अब मैं ये बोलता हूँ, क्या क्वेश्चन के अंदर अभी रॉ मटेरियल्स का डिटेल पढ़ते हैं। वो जो 5 पॉइंट्स थे ना, उसके ऊपर लिखा भी गया था, द इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रॉ मटेरियल डी। आपको क्या ढूंढना है?
सी दिस इज समथिंग विच वी वांट टू फाइंड आउट, बट डेटा ये दोनों में से कुछ तो दिया रहेगा, नहीं दिया तो जीरो मानना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन वगैरह, वो ठीक है, वो काम का नहीं है। दूसरा मैक्सिमम कंजम्पशन, वो भी काम का नहीं है। थर्ड देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kgs। यस सर, डेटा दिया गया ओपनिंग का, तो ऑलरेडी मेरे पास 1000 kgs का स्टॉक गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है सर। आगे क्लोजिंग दिया है क्या, देखते हैं किधर क्लोजिंग ढूंढो। टाइम रिक्वायर्ड नहीं, द परचेज प्राइस नहीं, 125 वो ठीक है। तो देयर इज नो वेयर इट इज रिटन की क्लोजिंग स्टॉक है करके रॉ मटेरियल का, तो वो नील रहेगा। नाउ ऐड परचेज किसका, रॉ मटेरियल का। तो आप ही सोचो और मुझे बताओ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अगर आपको इतना रॉ मटेरियल मशीन में कंज्यूम करवाना है तो उतना खरीदना पड़ेगा 18,200, लेकिन 18,200 खरीदने की ज़रूरत नहीं है सर। क्यों ज़रूरत नहीं है? सिंपल है सर, उसमें से 1000 kg तो हमारे गोडाउन में है, तो 18,200 नहीं खरीदने का, 1000 तो है ना सर, तो कितना खरीदने का, 17,200 खरीदने का। या तो इक्वेशन सॉल्व करो ना, अपना काम हो जाएगा। सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 18,200, और ये ओपनिंग स्टॉक इधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, -1000 इज इक्वल टू 17,200 kgs। ये रहेगा आपका ए, ये आपका ए रहेगा। एक साल में हमें इतना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। यस सर, अब हमें इतना रॉ मटेरियल एक साल में खरीदना पड़ेगा। अब हम ढूंढेंगे ए के बाद ओ, पीसी, परसेंटेजेस एंड अवर जॉब विल बी डन। ओके, सो इन केस आपका ये वाला पार्ट आपको लिखना हो तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ये हमारा ए है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एक तरीके से ये हमारा ए हो गया। एक साल में इतना रॉ मटेरियल खरीदना है। ईओक्यू बताएगा कैसे खरीदने का, कितना थोड़ा थोड़ा खरीदने का करके, ठीक है। तो जैसे ही ये हो जाता है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगर हम देखेंगे तो लेट अस कैलकुलेट ईओक्यू, और ईओक्यू निकालने के लिए मुझे कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे क्या क्या चाहिए होगा सर? मुझे ए चाहिए होगा, मुझे ओ चाहिए होगा, मुझे पीसी चाहिए होगा, मुझे परसेंटेजेस चाहिए रहेगा, फिर सी। क्या चीज़ें हम ये निकाल सकते हैं? हाँ, ए अभी हमने निकाला है 7,200 kgs इज माई एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट। 17,200 मुझे खरीदना है। ईओक्यू बताएगा कैसे खरीदना है, किसको? परचेस मैनेजर को। आगे बढ़ते हैं, ओ की तरफ डेटा भी पढ़ते जाते हैं। तो मैं ए पढ़ता हूँ, रीऑर्डर क्वांटिटी इज़ 200 लेस देन ईओक्यू, ठीक है। तो वो ओ पीसी परसेंटेजेस से कनेक्टेड नहीं है, ये ढूंढो, ओ ढूंढो, पीसी ढूंढो, परसेंटेजेस ढूंढो, सी ढूंढो। सेकेंड पॉइंट मैक्सिमम कंजम्पशन इज 20, वो भी कनेक्टेड नहीं है। देयर इज ओपनिंग स्टॉक, वो तो हो गया। टाइम रिक्वायर्ड, ये लीड टाइम का डेटा है। फॉर रॉ मटेरियल इज 4 to 8 days। द परचेज प्राइस, अच्छा सर परचेज प्राइस आ जाता है 125, एक यूनिट 125 रुपये का है, ये आ जाता है। आगे पढ़ते हैं। देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट EXE, तो ठीक है, वो हमने लिख दिया था, वो 900 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था करके। The rate of interest charged by bank on cash credit facility, it is like if you take a loan from a bank, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वो परसेंटेज आपका इंटरेस्ट का 13.76%। आपका कैरिंग कॉस्ट आराम से आ जाएगा 125 into 13.76%, 17.2। ओके सर, तो ये आपका हो जाता है कैरिंग कॉस्ट। अब अगर हम आगे जाते हैं ओ की तरफ, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है टू प्लेस इन ऑर्डर कंपनी हैज़ टू इनकर 720 ऑन पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। टू प्लेस इन ऑर्डर मतलब जब ऑर्डर दोगे तो आपको 720 रुपये का खर्चा होगा। क्या सर ईओक्यू निकालना डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं, आप आराम से ईओक्यू निकाल सकते हो। अगर मुझे ईओक्यू निकालना है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? ईओक्यू इज इक्वल टू, आई नो द फॉर्मूला, 2AO अपॉन C अंडर रूट। So let us just apply this, just 2 into 17,200 into 720 divided by 17.20, 2 into 17,200 into 720 divided by 17.2 इक्वल टू रूट। ओके, 1200 kgs। मतलब देखो अब मेरा क्या बोलना है, मेरा ये बोलना है
एक साल में अगर परचेस मैनेजर को इतना खरीदने का है 17,200, तो उसे एक टाइम पे कितना खरीदना चाहिए 1200, तभी उसका खर्चा कम आएगा। ये ईओक्यू कंसेप्ट है, वेयर ईओक्यू सेज भाई 1200 खरीद, तेरा खर्चा कम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, हर मैनेजर को ईओक्यू के बारे में पता होता है क्या? नहीं है ना, ज़रूरी नहीं उसको पता हो। तो शायद वो 1000 भी खरीद सकता है, वो 500 भी खरीद सकता है एक टाइम पे, वो ईओक्यू फॉलो नहीं भी कर सकता, क्योंकि हर मैनेजर को थोड़ी पता होगा ईओक्यू के बारे में। तो देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हम कितना खरीद रहे हैं एक टाइम पे, वो ROQ होता है। तो मैं पहला पार्ट पढ़ता हूँ क्वेश्चन के अंदर। ROQ दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी इज रोमन नंबर 1, रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 लेस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और आप ए पार्ट पढ़ो क्वेश्चन के लास्ट 4 पॉइंट में, जो रिक्वायर्ड पार्ट था, ए पार्ट में यही लिखा गया है, आपको ROQ निकालना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो एक काम करते हैं ना, पहला पार्ट फिनिश करते हैं ROQ का। री ऑर्डर क्वांटिटी उन्होंने पूछा था, एंड व्हाट इज ROQ? ROQ इज़ वेरी सिंपल, उन्होंने बोला है ROQ इज़ 200 लेस देन EOQ। तो जितनी भी आपकी EOQ की आंसर आएगी, सब्सट्रैक्ट 200 रुपीज़, इट इज़ उतने से वो कम है। तो इफ़ यूर EOQ इज़ 1200, आप EOQ फॉलो नहीं करते हो, आप 200 आपका ROQ जो गुड्स आप मंगाते हो वो कितना मंगाते हो एक टाइम पे, 1000 kgs मंगाते हो। एक्चुअली आपको 1200 मंगाना चाहिए तो आपका खर्चा कम आएगा, बट आपको शायद ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, आप 1000 मंगाते हो एक टाइम पे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। फर्स्ट ROQ इज 200 kgs लेस देन EOQ, तो 200 लेस कर दिया, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर हो जाता है, विच इज ROQ। क्या सर सोल्यूशंस खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ABCD 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से A ही पार्ट हुआ है, विच इज रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी सेकंड पार्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये थोड़ा तामझाम वाला पार्ट है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल चाहिए तो हमें बहुत सारे डेटाज चाहिए होते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होता है? वो कंजम्पशन का 3 पार्ट चाहिए होता है, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन। हमें लीड टाइम के भी 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम। तो वो डेटा हमें चाहिए रहेगा। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट दैट पार्ट नाउ। तो हमारे यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी खत्म होता है। सी यू कैन सी दिस वर्किंग नोट नंबर 1, यू कैन से फॉर एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट, अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे दे दो वर्किंग नोट नंबर 2 विच इज़ फॉर EOQ कैलकुलेशन, एंड ROQ का कैलकुलेशन जो रहेगा दैट इज द फाइनल आंसर ओनली, राइट। सो नाउ यू नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 3. Let us prepare working note number 3, that is for let's say consumption. अगर हम कंजम्पशन की बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड एवरेज कंजम्पशन। ओके, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगा? तो बहुत इजी होता है। लेट अस से इफ आई टॉक अबाउट एवरेज कंजम्पशन, पहला एवरेज कंजम्पशन पर डे, एक दिन में कितना कंजम्पशन होता रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ना भाई, डेज कितने हैं हमारे पास और हमारा कंजम्पशन कितना है। तो देखो, आई कैन सी दैट वी हैव हाउ मेनी डेज, आई कैन सी दैट वी हैव 364 डेज। सर कैसे? यहाँ पे व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बहुत लोगों ने 360 या फिर 365 ले लिया था, बट प्लीज मेक श्योर दैट क्वेश्चन के एंड में लिखा गया यू हैव टू अज्यूम देयर आर 364 डेज। सो देयर आर 364 डेज इन 1 ईयर। और मुझे बताओ एक साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है? अभी हम परचेज की बात नहीं कर रहे, लेट मी टेल यू, वी आर टॉकिंग फॉर कंजम्पशन, वी आर लाइक रेफरिंग टू द कंजम्पशन वाला पार्ट, और ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं ना। तो एक साल में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना होता है? एक साल मतलब 364 डेज। तो सर कंजम्पशन तो यहाँ पर निकाला गया है सर, एक साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। एक साल में जो रॉ मटेरियल मशीन के अंदर कंज्यूम होता है वो है 18,200। हालांकि उतना खरीदा नहीं जाता बिकॉज 1000 वो गोडाउन में था करके, देखो 1000 गोडाउन में था तो वो पूरा खरीदा तो नहीं गया था, खाली 17,200 खरीदा जाता है एक साल में। हाँ, लेकिन कंजम्पशन 18,200 का होगा फैक्ट्री के अंदर 364 डेज में। तो सर एक दिन में कितना कंजम्पशन होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी योर एवरेज कंजम्पशन। सो आई कैन से 18,200 डिवाइडेड बाय 364, हियर यू गो, 50 kgs पर डे, kgs में है रॉ मटेरियल पर डे, दिस इज योर एवरेज कंजम्पशन।
अच्छा, अभी मुझे ढूंढना है मिनिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम कंजम्पशन, जिसके लिए आपके पास सेकेंड पॉइंट है, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो रोमन नंबर 2 जो डेटा दिया गया था उससे मुझे मैक्सिमम कंजम्पशन भी मिल जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम कंजम्पशन निकालेंगे तो क्या लिखा गया था, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। सो वट एवर वॉज योर आंसर 50 kgs प्लस 20 kg मोर, दैट इज 20 kgs ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 70 kgs पर डे, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन। अच्छा, अभी हमें निकालना है, एक तो एवरेज हो गया, एक मैक्सिमम हो गया, अभी बचा क्या, मिनिमम कंजम्पशन। So let us calculate minimum consumption वाला part. When you calculate this, how will you calculate minimum consumption? तो again that is very easy. minimum consumption अगर आपको निकालना है तो आप बोल सकते हो, एक फॉर्मूला है वो यूज कर लो, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल, वैसे तो एक शॉर्टकट है, अगर आपका एवरेज 50 है तो मैक्सिमम अगर 20 से बढ़ता है तो जो मिनिमम है वो नीचे जाएगा, तो 20 से वो कम जाएगा, मतलब 30 आंसर आएगा, राइट। बट यू हैव टू शो द वर्किंग, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाई 2, जिसमें से हमें एक ही चीज़ नहीं पता है, मिनिमम कंजम्पशन। हमें ये पता है कि ये 50 है, इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन हमें नहीं पता, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, प्लस माय मैक्सिमम कंजम्पशन इज 70 kgs divided by 2. Now you just need to solve this, which is quite easy, right? You will say 50 into 2, whatever is your answer, minus 70, because यहाँ से 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन। So your minimum consumption will be, therefore minimum consumption is equal to 30 kgs। या तो शॉर्टकट ही था, मैंने ऐसे बोला था कि ये इधर 50 पे एवरेज है, 70 पे मैक्स हो रहा है, तो 30 मिनिमम, मतलब 20 कम कर दो, वैसा है, दैट कैन बी डन। बट ठीक है, आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट द आंसर। अच्छा, अब मुझे कंजम्पशन का डेटा मिल गया है, जब भी मुझे स्टॉक लेवल्स निकालने होते हैं मुझे दो चीज़ें चाहिए होती है, कंजम्पशन और एक लीड टाइम। तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या लीड टाइम का डेटा ईजिली अवेलेबल है? हाँ, ईजिली अवेलेबल है। अगर मैं लीड टाइम की बात करूँ तो चलो उसका भी वर्किंग नोट बना देते हैं। वैसे ये था अपना वर्किंग नोट नंबर 3 कंजम्पशन से कनेक्टेड। वर्किंग नोट नंबर 4 पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 लीड टाइम से कनेक्टेड। लीड टाइम, अच्छा, सो लीड टाइम में भी 3 पार्ट रहेंगे आपके। मिनिमम लीड टाइम, क्या क्वेश्चन में दिया गया है? हाँ, लीड टाइम अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन के अंदर रोमन नंबर 4 आपको पता चलेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर इज 4 to 8 days। 4 to 8 days मतलब कम से कम 4 दिन लगते हैं, 4 days, इट इज़ मिनिमम लीड टाइम। हाँ, अगर मैं मैक्सिमम लीड टाइम की बात करूँ तो मैक्सिमम लीड टाइम विल बी 4 to 8, तो मैक्सिमम 8 days लगते हैं। तो क्या सर एवरेज निकालना बहुत ईजी है? यस सर, एवरेज लीड टाइम is equal to min plus max divided by 2, that is 4 plus 8 divided by 2 is equal to 6 days, right? Okay, so now I have the data, I can easily start with my solution part. So let me just prepare the summary of what we did. So it is not working, it is just one summary of whatever we have calculated. For calculation purpose मेरे लिए वो easy रहेगा। तो मुझे एक तो summary में consumption चाहिए, उसके 3 parts चाहिए जो हमने निकाले हैं, और एक लीड टाइम। इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 3 रिफ़र कर सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 4
तीन चीज़ें चाहिए, मिन, एवरेज, मैक्स. It was 30, 50 and 70 kgs per day, 4 days, 6 days and 8 days करके, right? And what is your ROQ, reorder quantity? So it was 1000 kgs. अभी हमने निकाला था. EOQ 1200 था, तो उससे 200 माइनस किया था. तो this is your ROQ. Once you have this data, now no one can stop you from calculating the balance part. That is quite easy. पहले ROL निकाल देने का. Again that will be the part of working. तो वर्किंग नोट नंबर 5 अगर उन्होंने नहीं भी पूछा है तो ROL निकाल देने का. दैट इज रीऑर्डर लेवल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल? दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. फॉर्मूला क्या होता है रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. लॉजिक डिस्कस किए गए हैं. आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला विच इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. ओके, सो अगर मैं मैक्सिमम कंजम्पशन की बात करता हूँ तो मुझे पता है मेरा मैनेजर एक दिन में 70 kgs यूज़ कर सकता है रॉ मटेरियल और गुड्स को आने में 8 डेज लग सकते हैं. तो 70 इंटू 8 560 kgs विल बी माई री ऑर्डर लेवल. जब मेरे गोडाउन के अंदर 560 रहेगा आई विल प्लेस द ऑर्डर. नाउ हैविंग डन विद दिस, वर्किंग तो पार्ट हो गया. अभी सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं. रिक्वायरमेंट में अगर मैं पढ़ता हूं तो पहला ROQ था वो निकल गया था. दूसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल. तो सेकंड पार्ट जो उन्होंने पूछा है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मैक्सिमम स्टॉक लेवल. आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज अगेन दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड. बट अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो री ऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस एवरेज कंजम्पशन. सॉरी नॉट, इट इज मैक्सिमम ना, तो यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन into minimum lead time. I have not written the full form, but you just remember it is minimum consumption into minimum lead time, right? So if I just write the data, my reorder level is 560 kgs, my ROQ is 1000 minus what is my minimum consumption? So it is this 30 into 4. So here we go. 560 plus 1000 and plus 30 into 4. Then here we go. 1440 kgs will be my answer. So 1440 kgs ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर which is of a maximum stock level. इसके बाद एक चीज़ और पूछी गई है दैट इज थर्ड मिनिमम स्टॉक लेवल. तो यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल. अच्छा, what is the formula of minimum stock level? Again you should remember that it is reorder level minus average consumption into average lead time. Okay, और अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ तो what is my reorder level? My reorder level is 560 minus average consumption बोले तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 50 into 6 एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. तो 50 into 6. तो हियर वी गो. इफ यू मेक द कैलकुलेशंस दिस विल बी 260 kgs. तो ये अपना और एक आंसर हो गया है थर्ड पार्ट. अच्छा, क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे. ROQ निकाल लिया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया, मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया. लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन के अंदर है अगर आप देखोगे सो दे आर आस्किंग फॉर व्हाट? कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग एट EOQ. अच्छा, कैलकुलेशंस करने से पहले मुझे ये बताओ, EOQ निकलता है 1200, EOQ इज 1200, बट हम EOQ फॉलो नहीं करते हैं. हम EOQ नहीं फॉलो करते, हम 1000 पे ऑर्डर देते हैं 200 कम पे. तो अब ऑब्वियसली यू रिमेंबर दैट EOQ इज समथिंग विच इज द बेस्ट पॉइंट जहां पे कॉस्ट कम से कम होता है. अगर आप EOQ फॉलो नहीं कर रहे हो, आप दूसरा ही कुछ फॉलो कर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है? कॉस्ट बढ़ेगा कि कम होगा? योर कॉस्ट विल इंक्रीज, राइट? आपको EOQ फॉलो करना चाहिए. इफ यू फॉलो EOQ तो आपका कॉस्ट कम होगा. आप EOQ फॉलो नहीं करोगे, अगर EOQ फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा. ओके, तो आपको EOQ फॉलो करना चाहिए टू सेव द कॉस्ट. So that is what they have said, calculate the impact on profitability of the company by not ordering at EOQ, not ordering the EOQ. ठीक है, तो हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि आपका EOQ के हिसाब से क्या खर्चा आता है और जो 1000 वाला ROQ है उसके हिसाब से खर्चा क्या आता है और दोनों का डिफरेंस करके. तो ठीक है,
let us do that. Impact on profitability. Impact on profitability. ओके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, देन आप जो फॉलो कर रहे हो वो ROQ पहले अभी जो फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे आप 1000 यूनिट्स मंगाते हो, इफ़ यू फॉलो EOQ यू विल प्लेस ऑर्डर फॉर 1200 kgs. अच्छा अभी एक चीज़, वैसे तो हमारे 3 कॉस्ट होते हैं, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, बट परचेस कॉस्ट का कोई सीन नहीं है बिकॉज उसका फॉर्मूला क्या है, A इंटू PC, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू परचेस कॉस्ट. नो मैटर आप विदर इसके लिए निकालो या इसके निकालो, आंसर सेम ही आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला दोनों में, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ. ए आपका था कितना था आपका, ए तो 17,200 था एनुअल रिक्वायरमेंट, यस, और वट एवर द परचेज प्राइस वॉज इट वॉज 125. एक बार देख लेना आपका परचेज कॉस्ट PC 125, दोनों जगह पे सेम आएगा. सो आई एम इग्नोरिंग दैट फैक्ट, दैट वैल्यू, एंड लेट्स फोकस अपॉन टू कॉस्ट विच इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज A अपॉन Q इंटू O. फॉर्मूला क्या रहेगा, A अपॉन Q इंटू O. लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग्स. मुझे ये पता है मुझे एक साल में कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, 17,200 खरीदना है. मैं एक बार में कितना खरीदता हूँ, मैं एक बार में 1000 खरीदता हूँ. तो आपका जो भी आंसर आएगा, ओके, आइदर यू कैन कीप दैट फ्रैक्शन, या तो प्रैक्टिकली आपको पता है 17,200 डिवाइडेड बाई 1000 तो 17.2, दैट विल बी राउंडेड ऑफ. तो आपको 18 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, 18 ऑर्डर्स आपको देने पड़ेंगे. वो 0.2 मैटर नहीं करता, आपको 18 ऑर्डर्स देने ही पड़ेंगे, राइट? बिकॉज आप जब 17 ऑर्डर्स दोगे तो 17 इंटू 1000 1700 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, सॉरी. फिर और 200 बाकी है ना, तो एक अलग से ऑर्डर देना ही पड़ेगा उसका भी ना, तो टोटल 18 ऑर्डर्स हो जाएंगे आपके, राइट? 18 ऑर्डर्स, एंड फॉर एवरी ऑर्डर यू पे कितना रुपीज, व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन 720, यू कैन चेक आपका O, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज 720. हियर ऑल्सो आई कैन से annual requirement is 7,200. You place order for 1200 units at a time. So how many orders you will place? So you will place 14.33. It is nothing but 15 orders, and for every order you pay 720 rupees. So 15 into 720, here you go. This cost will be 10,800 and this cost will be 18 into 720. ये आ जाएगा 12,960. ठीक है. Now the B cost, एक है आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी आपका आ जाएगा एक एनुअल कैरिंग कॉस्ट. ओके सर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कैरिंग कॉस्ट का? ये सिंपल होता है Q/2 इंटू C. ओके, तो हाउ मेनी यूनिट्स यू प्लेस ऑर्डर फॉर? तो यू प्लेस ऑर्डर फॉर 1000 यूनिट्स. Here you place order for 1200 units divided by 2 into. What is your carrying cost? So I think it was 17.2 still. Let me cross check. Yes, you can see this. It is 17.2 over here. तो ये आपका 17.2 आ जाएगा. तो यहाँ पर आते हैं हम वापस. अच्छा, और यहाँ पर लिख देते हैं 17.2. Okay, so 1200 divided by 2. पहले चलो 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 17.2, दैट इज 8,600. 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू 17.2, दैट इज 10320. सो इफ यू जस्ट टेक द टोटल, दैट इज 12960 प्लस 8,600, 21,560. That is 21120. That is your total cost. हाँ, परचेस को कंसिडर नहीं किया है बिकॉज वो दोनों जगह पे सेम है और मुझे इम्पैक्ट निकालना है. अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो कॉस्ट का बढ़ना या कम होना, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट? यस. कॉस्ट बढ़ना कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, कॉस्ट कम होना कंपनी के लिए अच्छा होता है. तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, जब आप EOQ फॉलो कर रहे थे, सॉरी ROQ, जब आप EOQ फॉलो नहीं कर रहे थे, जब आप 1000 मंगा रहे हो तब आपका कॉस्ट है 21,560. बट इफ यू प्लेस ऑर्डर एट EOQ तो आपका कॉस्ट रहेगा 21,120. सो आई कैन सी दैट यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड
ड्यू टू नॉट ऑर्डरिंग एट EOQ। मुझे बता, आप EOQ फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है? सो यू आर पेइंग दिस मच कॉस्ट। 21560 minus 21120, here you go, 440 is your extra cost that you are paying। आप ज़्यादा पे कर रहे हो ना, आप EOQ फॉलो नहीं कर रहे हो। और अगर कॉस्ट बढ़ रहा है आपका, EOQ फॉलो नहीं कर रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रहा है, और कॉस्ट का बढ़ना मतलब प्रॉफिट का कम होना। देयरफॉर प्रॉफिट विल reduced by 440 if company does not follow EOQ। तो EOQ फॉलो नहीं कर रहे हो तो 440 से कॉस्ट बढ़ रहा है, और अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो दिस वाज द होल सोल्यूशन। इफ आई जस्ट वांट टू समराइज, आपको क्या इस चीज़ों में ध्यान रखना है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था। हाँ, वैसे अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो जस्ट इन केस ये फर्स्ट पार्ट एक बार फटाफट मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। फर्स्ट देन वर्किंग नोट नंबर 1 में A पार्ट है, एंड वर्किंग नोट नंबर 1 में B और C पार्ट साथ में है, ये ठीक है। देन हियर वी गो, वर्किंग नोट नंबर 2 है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन वर्किंग नोट नंबर पहले ROL का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन वर्किंग नोट नंबर 3 पूरा आ सकता है क्या? हाँ, वर्किंग नोट नंबर 3 पूरा यहाँ पे आ जाएगा आपका। देन लीड टाइम एंड वर्किंग नोट नंबर 5, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 4 एंड 5 आपके सामने दिख रहा है। और उसके बाद आपके आंसर्स। चलो पहले ये इतना स्क्रीनशॉट अगर आप ले लोगे आंसर्स तो ये हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये नोट्स। ओके, तो ये आंसर्स और आपके वो नोट्स अभी जो बताया वो ये वाले। ओके, इतना होने के बाद अगर मैं समराइज़ कर दूँ आपको इसके अंदर क्या था, तो ऐसा था कि आपका एक प्रोडक्ट था फिनिश गुड्स, उसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए था। अच्छा, फिनिश गुड्स को जितना सोल्ड करना होता है उतना ही प्रोडक्शन करना होता है, ये ज़रूरी नहीं है। वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो आपको प्रोडक्शन आएगा, और उतना गुड्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए रहेगा, तो वो आ जाएगा। जैसे 2 के लिए 1 लगता है, तो अगर प्रोडक्शन इतना करना है मान लो 10,000, तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा वगैरह, 1:2 या 2:1, जो भी क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा। जैसे आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिल जाता है, उससे आपको रॉ मटेरियल परचेज मिलेगा। आपका फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपका परचेज मिल जाएगा, जो परचेज था वो A था, फिर O था, फिर PC था, परसेंटेजेस था, C था। इसका मिला के आपने EOQ निकाला, फिर EOQ से आपने ROQ निकाला जो -200 था, बिकॉज 200 से कम था आपका ROQ। जैसे ही आपको ROQ आ गया, देन यू नीड कंजम्पशन एंड लीड टाइम, मिनिमम वाला, एवरेज वाला, मैक्सिमम वाला। तो आपने ये चीज़ें कैलकुलेट की। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपने एवरेज कंजम्पशन कैसे निकाला, तो एक साल में आपका जो भी कंजम्पशन होता है 1 ईयर में, दैट इज़ लेटेस्ट 364 डेज था यहाँ पे, जो भी आपका एनुअल कंजम्पशन था, तो एक दिन में कितना कंजम्पशन होता है ऑन एन एवरेज, दैट इज एवरेज कंजम्पशन। फिर उसके हिसाब से +20 वगैरह करके अपने मैक्सिमम एंड देन मिनिमम कंजम्पशन निकाला। 4 and 8 ये दिया था, तो आपने 6 यहाँ पे निकाल लिया लीड टाइम। तो यू हैव द डेटा नाउ, वंस यू हैव दिस डेटा, आपके पास ROQ भी है। तो आपके पास जैसे ये 3 डेटा होते हैं, कंजम्पशन, लीड टाइम और ROQ, तो आप इजीली चीज़ें निकाल सकते हो, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो रिक्वायरमेंट नंबर A था आपका ROQ जो हो गया, देन स्टॉक लेवल्स भी दोनों निकल जाएंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। एंड D वाला पार्ट था इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको ये बताना था, अगर आप ROQ पे ऑर्डर करते हो तो आपका कितना खर्चा होता है, 1200 है जो आपका EOQ, उसके ऊपर ऑर्डर करते हो तो कितना खर्चा होता है, ऑन देन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको बताना था आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना था, विच वॉज 440। अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, जो आपको बताने का था। सो दैट्स इट फॉर द डे, वी कैन से दैट वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।